हम डिस्कस कर रहे हैं आरटीपी सितंबर 2025 की। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन का। ट्राई करूंगा इसी वीडियो में आपको एक मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूं। पहले बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन देखते हैं। फेयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को ये, फॉर द रीज़न इसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाऊंगा ताकि सेम कॉन्सेप्ट अगर किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। इक्विटी ऑफ KGF लिमिटेड इज़ ₹410 करोड़, ये इक्विटी है, एंड इट्स डेट इज़ वर्थ 170 करोड़, मतलब इक्विटी दे रखी है और डेट दे रखा है। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट, उसका एक सेगमेंट है बिजनेस का, उसका वैल्यू जो है वो है 74%, यानी कि शायद और डिवीजन है इसके। पहला डिवीजन जो है प्रिंटर डिवीजन वो 74% का है टोटल। विच हैज़ एन असेट बीटा ऑफ 1.45। असेट बीटा क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड टू स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल, ये दूसरा सेगमेंट है उसका। पहला सेगमेंट ये है और दूसरा सेगमेंट है स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल का। इसका असेट बीटा कितना है, इसका असेट बीटा है 1.2, तो दोनों का अलग अलग असेट बीटा दे रखा है। उसके अलावा क्या दे रखा है, KGF डेट बीटा इज 0.24, डेट बीटा दे रखा है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इक्विटी बीटा ऑफ KGFL, इस कंपनी का आपको इक्विटी का बीटा निकालना है। पहले अब सबसे पहले समझेंगे बीटा ऑफ एन असेट। बीटा ऑफ असेट क्या है, बीटा ऑफ असेट है रिस्क ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस का रिस्क है ना फिनेंशियल वाला, तो ये बीटा ऑफ असेट होता है। क्या मतलब हो गया कि भाई एक कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ देखा हमारे दो डिवीजन थे, प्रिंटर वाला और एक था स्पेयर एंड कंज्यूमेबल वाला। जैसे आप टेक्नोलॉजी वाली अगर आप फील्ड को देखोगे वहाँ का बीटा काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज़ प्रोन टू चेंज, काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी सारे नए नए उसमें अपग्रेडेशंस होते हैं। तो अगर आपने जरा सी भी उसमें चूक करी तो आपका बिजनेस एकदम कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे बिजनेसेस का बीटा हाई माना जाता है। हमारे इस क्वेश्चन में भी आप देखिए एक प्रिंटर का डिवीजन है और एक स्पेयर एंड कंज्यूमेबल का। जो प्रिंटर का डिवीजन है उसका बीटा तो है 1.45 और स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल का 1.2 है। क्यों, क्योंकि प्रिंटर फेयरली कंपेरेटिवली दोनों में से थोड़ा ज़्यादा प्रोन टू डेंजर है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे प्रिंटर मार्केट में नए नए टाइप के आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी की प्रोन है और भी बहुत सारी चीज़ें। इस कारण से इसका जो रिस्क है बिजनेस का, इनहेरेंट जो बिजनेस का रिस्क है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू स्पेयर। तो मेरा यहाँ पर आपको जो बताने का मतलब था कि बीटा ऑफ असेट का मतलब होता है रिस्क ऑफ अ बिजनेस। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क जो बिजनेस को है उसे हम बीटा में नाप लेते हैं, क्योंकि रिस्क को नापने के लिए हम बीटा यूज़ करते हैं, तो हम बीटा में उसको नाप लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बीटा ऑफ असेट। अब बीटा ऑफ इक्विटी और बीटा ऑफ डेट क्या होता है, बीटा ऑफ इक्विटी होता है रिस्क टू इक्विटी होल्डर्स। अब इक्विटी होल्डर्स को क्या रिस्क होगा, इक्विटी होल्डर्स को एक तो रिस्क होगा रिस्क ऑफ बिजनेस लॉस, बिजनेस में लॉस होगा। आप जानते हैं इक्विटी होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। अब बिजनेस में अगर लॉस होगा तो इक्विटी होल्डर्स को तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सिमिलरली एक और लॉस होगा इनको, रिस्क ऑफ फिनेंशियल लेवरेज फ्रॉम डेट। जो डेट है, जब आप जानते हैं कि पहले डेट चुकाया जाता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम या जब बिजनेस शट डाउन करते हैं, तो डेट जो है उसका भी तो इनके ऊपर बर्डन रहता है, क्योंकि डेट का हमारे को एक फिक्स पेमेंट देना होता है। तो इक्विटी होल्डर्स को उनसे भी एक रिस्क होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बीटा ऑफ डेट क्या होता है। अब डेट आप सोचेंगे कि रिस्क फ्री होता है, नहीं। हमारा जो मार्केट है, मार्केट में डेट को रिस्क फ्री नहीं माना गया है। रिस्क फ्री सिर्फ माना गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, इनको रिस्क फ्री कहा गया है। इनका बीटा ज़ीरो होता है, लेकिन बीटा ऑफ डेट ज़ीरो नहीं होता है। हाँ, इट इज़ लोअर, मच लोअर देन इक्विटी, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये आपको समझना है। तो अब आप तीनों टर्म समझ गए, बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ इक्विटी एंड बीटा ऑफ डेट। अब आगे एक और फंडामेंटल चीज़ समझिए कि क्या है हमारा जो ये बैलेंस शीट है, इधर असेट है और इधर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या होता है, इक्विटी होती है और क्या होता है, और हमारा डेट होता है, और असेट साइड में असेट होता है। तो अगर इसका बिजनेस का इतना रिस्क है तो ये रिस्क किसको मिलेगा, किस में बटेगा, इन दोनों में ही तो बटेगा। या तो वो इक्विटी होल्डर का है या डेट होल्डर का है, यही दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस को। तो हम क्या एक इक्वेशन इससे डिराइव कर सकते हैं कि बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट। और ये मेरे को आपको बताने का मकसद ये था कि जब हम पहला पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। जब हम बीटा ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन था हम वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था इक्विटी वैल्यू कितनी है, इक्विटी है ₹410 CR।
उसके बाद डेट की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज ₹170 CR। इसके बाद और क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है प्रिंटर बिजनेस का बीटा, ठीक है, इसको कुल कितना दिया हुआ है, यह है 1.45, और फिर स्पेयर एंड कंज्यूमेबल का बीटा ऑफ असेट दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1.2, और साथ में क्या दिया हुआ है, डेट का बीटा यानी कि बीटा ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 0.24। अब पहले तो हम बीटा ऑफ असेट कंबाइंड निकालेंगे। कंबाइंड निकालने के लिए क्या देखेंगे, पहले हम वेट, तो वेट हमारे को पता है, क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी कि इन्वेस्टमेंट इन प्रिंटर डिवीजन कितनी थी, ये थी 74%, और इन्वेस्टमेंट इन स्पेयर एंड कंज्यूमेबल कितनी थी, 100 - 74 इज इक्वल्स टू 26%। तो ये हमने फंडामेंटल चीज़ समझ ली। अब हम बीटा ऑफ असेट कंबाइंड निकाल लेंगे, बीटा असेट कंबाइंड बिजनेस का, ओवरऑल बिजनेस का, यानी कि KGFL का पूरा बीटा कितना आएगा, तो वो आएगा 74% इंटू 1.45 प्लस 26% इंटू 1.2। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, तो वेट ऑफ प्रिंटर बिजनेस इंटू बीटा ऑफ प्रिंटर बिजनेस प्लस वेट ऑफ स्पेयर एंड कंज्यूमेबल वाला बिजनेस इंटू बीटा ऑफ स्पेयर एंड कंज्यूमेबल वाला बिजनेस। तो ये इस तरीके से आया, सिंपल वेट वाला फॉर्मूला था। तो बीटा ऑफ असेट कंबाइंड, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.385। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन हमें तो निकालना है बीटा ऑफ इक्विटी, वो नहीं निकला यहाँ पर। अभी तो हमने सिर्फ असेट वाला निकाला बिकॉज हमें कंबाइंड ज़रूरी था। तो बीटा ऑफ असेट मैंने आपको क्या समझाया अभी, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट। अब बीटा ऑफ इक्विटी सिर्फ उसी पोर्शन का निकलेगा ना, ये तो पूरे बिजनेस का है। पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, पूरे बिजनेस की वैल्यू थी 410 प्लस 170 580, लेकिन यहाँ पर तो इनके वेट भी मिसिंग है, तो हम इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट से। तो वेट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ डेट। अब बीटा ऑफ इक्विटी तो हमें, बीटा ऑफ असेट हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.385, बीटा ऑफ इक्विटी तो हमें निकालना ही है। वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, तो इक्विटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी की वैल्यू प्लस डेट की वैल्यू। अब डेट तो यहाँ पर टैक्स को एडजस्ट करके लिखा जाएगा, क्योंकि डेट यू नो इट्स टैक्स डिडक्टेबल। तो यहाँ पर हमें ऑल्दो टैक्स की फिगर्स नहीं दी हुई हैं तो आगे टैक्स का यूज़ नहीं है, बट फॉर्मूला हमें पूरा ही लिखना है। प्लस बीटा ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय डेट कितना है, डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट 1 - t। ये आपने वेट निकाल लिया। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1.385 इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है। इक्विटी कितनी है, 410 है, नीचे 410 प्लस 170। टैक्स कुछ था नहीं तो उसको हमें नहीं लिखना है। बीटा ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन था विच वॉज 0.24। आप देख रहे हैं बीटा कितना कम है, दिस शोज की कम रिस्की है। जैसे मैंने आपको बताया डेट का जो रिस्क होता है वो कम होता है काफ़ी, तो ये 0.24 की फिगर वही दिखा रही है कि कितना कम है डेट का रिस्क। मल्टीप्लाई 170 डिवाइड बाय 410 प्लस 170। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 410 डिवाइड बाय 580 प्लस 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 170 डिवाइड बाय 580। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 1.860, एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ डेट क्या क्या होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं, ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है एसर्टेन इक्विटी बीटा ऑफ KGF लिमिटेड। अभी दोबारा मतलब रिवाइज निकालना होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक तो निकाल चुके हम। इफ इट डिसाइड्स टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो रहा है, कैसे, रेजिंग फर्दर डेट, यानी कि डेट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, बाइंग बैक इक्विटी, इक्विटी कम कर रहे हैं, कैसे कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 1.9 पे आ जाए। भाई टोटल इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहेगा 5, लेकिन जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.9 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.35 एंड बीटा विल राइज टू 0.4।
अब आपको कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि पहले तो ये 1.24 था, फिर 0.35 हुआ, फिर 0.4 हुआ, ये भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं इसके सॉल्यूशन के पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमारे को, न्यू डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1.9 और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में कितनी थी, आप वो जानते हैं 580 CR थी, 410 प्लस 170 ये फिगर थी। अब हमारे को देखना है कि डेट पोर्शन कितना होना चाहिए, डेट पोर्शन यानी कि डिजायर्ड डेट पोर्शन कितना होना चाहिए। सो 1.9 इंटू 580 डिवाइड बाय 1.9 प्लस 1 यानी कि डेट का रेशियो वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी। यह फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। अब डिजायर्ड इक्विटी के लिए, डिजायर्ड डेट पोर्शन के लिए सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 380 CR, यानी कि अब डिजायर्ड डेट जो है वो इतना होगा। अब जो आपका कंफ्यूजन था क्वेश्चन में कि पहले तो 0.24 था, फिर 0.35 हुआ और फिर 0.4 हो गया, इसका कंफ्यूजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 170 CR का हमारे पास डेट था, तो हमारा डेट का जो रिस्क था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ज़्यादा डेट उठाएगी मार्केट से तो उसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब भाई किसी बंदे ने 10 रुपये उधार लिए और फिर उसने 100 रुपये उधार लिए और फिर 10 लाख रुपये उधार लिए, तो इस तरीके से उसका रिस्क बढ़ता जाएगा ना, जितना ज़्यादा मनी उतना बड़ा रिस्क। तो इसी तरीके से जो बीटा है वो भी बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि एग्जिस्टिंग का कैसे बढ़ रहा है, ये उसमें क्वेश्चन में बताया ना कि एग्जिस्टिंग का ये हो जाएगा और न्यू का इतना हो जाएगा। तो भाई जो पैसा पहले लिया हुआ था उसका भी तो रिस्क अब बढ़ेगा, इसका डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क भी तो बढ़ गया। तो इसलिए 0.254 से जो एग्जिस्टिंग था वो 0.35 का हो गया है और जो नया वाला है उसका है 0.4। ये रीज़न था इसके डेट का जो बीटा था उसको इंक्रीज़ होने का, कि भाई अब उसका रिस्क बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अब अपनी डेट का जो पोर्शन है वो बढ़ा लिया ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो ये हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझा कि बीटा क्यों बढ़ा। तो अब इसको हम आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो डिजायर्ड न्यू डेट, अब न्यू डेट हमें निकालना पड़ेगा कितना उठाएगा वो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कितना है, तो एग्जिस्टिंग डेट इज इक्वल्स टू 170 CR, तो नया कितना चाहिए 380 CR माइनस 170 CR इज इक्वल्स टू 210 CR, यानी कि अब उसे 210 करोड़ रुपए मार्केट से और उठाने हैं। ठीक है, अब हमें रिवाइज्ड वेटेड बीटा निकालना पड़ेगा, किसका, ओवरऑल पोर्टफोलियो का। सो बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट 1 यानी कि जो एग्जिस्टिंग वाला था प्लस बीटा ऑफ डेट 2, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट 1 एंड वेट ऑफ डेट 2। ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया क्योंकि हमारे पास दो टाइप के डेट हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये बीटा ऑफ असेट कौन सा आएगा, तो बीटा ऑफ असेट उतना ही आएगा क्योंकि बिजनेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिजनेस तो सेम का सेम ही है, ना कोई पोर्शन चेंज हुआ है बिजनेस का, ना वो जो 74 और 26% वाला जो सेगमेंटेशन था वो भी सेम है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो बीटा ऑफ असेट हमारा अनचेंज रहेगा, चेंज होंगी तो सिर्फ ये चेंज होगा, तो ये और ये तीन चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि कंपोजिशन आपने कैपिटल का चेंज किया है, बिजनेस का कंपोजिशन आपने चेंज नहीं किया। 74 और 26 को आपने नहीं छेड़ा, आपने छेड़ा है इनके पोर्शन को, इसमें जो 580 CR बटा हुआ था उसका पोर्शन अब बदला है। तो अब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और इसको आप सेम ही लेंगे, सेम मतलब जो अभी हमने ऊपर निकाला था, जो कि निकाला था 1.385। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट। सो 1.385 इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्विटी कितनी बची है, इक्विटी अब बची है हमारे पास 200 क्योंकि हमने 210 और 170 यानी कि 380 करोड़ के तो हमें डेट इशू करना है। सो 200 डिवाइड बाय 580 इतना वेट आ गया इक्विटी का, प्लस बीटा ऑफ डेट 1 जो कि कितना आ गया है हमारा 0.35, मल्टीप्लाई करेंगे, पुराना डेट कितना था 170 CR डिवाइड बाय 580 प्लस बीटा ऑफ डेट 2 जो कि 0.4 था। मैंने आपको बताया ये बीटा का भी इशू कि क्यों ये बीटा चेंज हुए हैं, एग्जिस्टिंग वाले का बीटा क्यों चेंज हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 210 डिवाइड बाय 580। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 0.345
प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.103 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.145. बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 3.296. ये आपका बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिखिए. आई ट्राई टू सॉल्व इवन फर्दर. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का कि थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है. तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवेल्युएट वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज. यानी कि जो आपने डेट का पोर्शन बढ़ाया है, क्या वो न्यू इक्विटी बीटा उसको जस्टिफाई कर पा रहा है, क्या वो एक्चुअली में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इक्विटी की. आइए समझते हैं इसको डिटेल में क्या कहना चाह रहा है. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेट अब पोर्शन ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि इक्विटी पोर्शन कम हो गया. तो जो इक्विटी एग्जिस्टिंग वाली है उसकी वैल्यू ऊपर जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि बीटा जो पहले 1.86 था वो आपने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 3.34 कर दिया है. तो जब आपने बीटा ऑफ इक्विटी बढ़ा दिया है तो मोर रिस्क मोर रिटर्न. भाई आपने अपना जो बीटा है वो बढ़ा लिया है ना, तो बीटा बढ़ने के कारण भाई रिस्क ज़्यादा हो गया. और हम जानते हैं कि रिस्क ज़्यादा मतलब रिवॉर्ड ज़्यादा. तो क्या ये सच है कि वैल्यू ऐड हुई है इक्विटी होल्डर्स के लिए? क्या इक्विटी होल्डर्स को सच में कुछ वैल्यू मिली है इससे? तो जो आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने वो लिखा है नो, विच इज़ परफेक्टली राइट. अब मैं आपको समझाता हूँ नो क्यों है. नो इसलिए है कि आपने अपना रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है. तो क्या ये जस्टिफिएबल है? आई थिंक इट्स नो, फॉर द रीज़न दैट आपके पास फिनेंशियल बर्डन आ गया है इतने ज़्यादा डेट का. प्लस आपका अगर इक्विटी आपने कम कर लिया है, दैट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. तो बिजनेस का तो बिजनेस तो उसी तरीके से रन करेगा, बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है. सो आपने सिर्फ अपना रिस्क बढ़ा लिया, दैट इन नो वे जस्टिफाइड कि आपने वैल्यू ऐड कर दी है. हाँ, ये हो सकता है कि आपने वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ा ली हो, बट इन नो वे इट शोज अ वैल्यू इंक्रीज इन बिजनेस. बिजनेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. दैट मीन्स इट हैज़ नो पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द शेयर होल्डर्स. मोर ओवर इट्स मोर रिस्की एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म. तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. मैंने ट्राई किया है सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डीपली आपको समझाऊं, ताकि कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई और दूसरा क्वेश्चन में उसमें भी आप कर लो ये क्वेश्चन, तो तब भी आपको कोई इशू नहीं है. तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट्स. एंड नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन. तो अब हम देख रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 है आरटीपी का, और हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, तो मैं आपको क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूँ. लेकिन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड बोथ कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री. एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं और वो मर्ज करने का डिसाइड कर लेती हैं. और क्या मर्ज करके फॉर्म अ न्यू एंटिटी एस लिमिटेड, यानी कि एक नई कंपनी बन रही है एस लिमिटेड. द रिलेवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द टू कंपनीज प्रायर टू द मर्जर इज एज फॉलोज. यानी कि दोनों का मर्जर से पहले का जो सिनेरियो था वो दे रखा है. क्या क्या दे रखा है, एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स दी हुई है सी लिमिटेड की, पी लिमिटेड की, रुपीज़ इन लैक्स है. साथ ही साथ दिया है नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, यानी कि इसके पास 4000 शेयर्स थे, इसके पास 1000 शेयर्स थे. और दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो दोनों का, ये 8 टाइम्स और ये 10 टाइम्स. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टॉक स्वैप 3 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ पी लिमिटेड. यानी कि जब मर्जर होगा तो कैसे होगा कि पी लिमिटेड से जो हम 1 शेयर लेंगे ना, उसके बदले 3 न्यू शेयर्स देंगे सी लिमिटेड वाले. यानी कि 1 शेयर के बदले में आपको 3 नए शेयर मिलेंगे. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर मर्जर इट इज़ एक्सपेक्टेड ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट्स. सिनर्जी मतलब हम साथ मिलकर जब काम करते हैं तो उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ में रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती हैं, उसके कारण हमारे को एक इफेक्ट होता है कि जो उनकी टोटल अर्निंग थी ना, उससे भी ज़्यादा वो कमा पाएंगे, उससे भी उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा. यानी कि अगर एक 50 कमा रहा था, एक 100 कमा रहा था, तो टोटल 150, लेकिन आप 170 कमा लोगे, तो वो 20 जो आया वो कहाँ से आया, वो 20 आया ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट, साथ में काम करने के कारण. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्निंग पोस्ट टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 8% हाइयर देन द सम ऑफ द अर्निंग्स ऑफ 2 कंपनीज इंडिविजुअली. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एक 50 कमा रही थी, एक 100 कमा रही थी, तो अब जो नई कंपनी कमाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो इसमें 8% एक्स्ट्रा कमाएगी, यानी कि 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, 8% ज़्यादा कमाएगी. फर्दर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द पी रेशियो ऑफ एस लिमिटेड शैल बी एवरेज ऑफ पी रेशियोज ऑफ 2 कंपनीज बिफोर मर्जर. यानी कि जो नया एस लिमिटेड की कंपनी का जो पी रेशियो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा.
अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड विल बी बेनिफिटेड पर शेयर, यानी कि पर शेयर उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। जो उनको एक शेयर मिल रहा है, एक शेयर के जो उनको एक शेयर के बदले में 3 शेयर मिल रहा है, क्या वो एक्चुअली में उनको बेनिफिट देगा, वो हमें बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग वेरी टेक्निकल, बट कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको फिर भी सब कुछ समझाता चलूँगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसका फटाफट हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि जो नई कंपनी एस लिमिटेड बनी है उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी। तो उसकी अर्निंग के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा अर्निंग ऑफ सी लिमिटेड। सी लिमिटेड की अर्निंग कितनी थी, तो सी लिमिटेड की जो अर्निंग थी वो क्वेश्चन में दी हुई थी रुपीज़ इन लैक्स, 10,000 लाख बताई हुई थी कि सी लिमिटेड की अर्निंग है। और अर्निंग ऑफ पी लिमिटेड कितनी थी, क्वेश्चन जब आप आरटीपी देखेंगे वहाँ पी लिमिटेड की जगह डी लिमिटेड लिखा है, उसको आप सही कर लीजिएगा, वो मिस्टेक है आरटीपी में। तो ये है 5800 लैक्स। तो कंबाइंड अर्निंग कितनी हो गई, वो हो गई 15,800। अब प्लस सिनर्जी का बेनिफिट, जो हमारे को मैंने आपको बताया था सिनर्जी का इफेक्ट जो एक साथ काम करके हमें मिला है, वो है 8%। 8% किसका, कंबाइंड अर्निंग का दोनों की, यानी कि 15,800 का 8%, ये कितना आएगा 1264, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ओवरऑल हमारा अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,064 रुपीज़ लाख। तो ये हमने ओवरऑल अर्निंग निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड। ये फर्स्ट पार्ट में हमने अर्निंग निकाली और सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एस लिमिटेड। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। अब जानते हैं पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो ये होता है ना, MPS अपॉन EPS, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर, या फिर ये हो सकता है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग वैल्यू या अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो भी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये करना, इसलिए यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना ज़रूरी था। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है वो है एवरेज दोनों का, यानी कि 8 + 10 या 10 + 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स। तो एस लिमिटेड का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 9 टाइम्स। और मार्केट वैल्यू मैंने भी आपको फॉर्मूला समझाया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने निकाली थी 17,064 लैक्स इंटू 9 टाइम्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 153,576 रुपीज़ लाख। इतनी हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल एस लिमिटेड की वैल्यू हमने मार्केट वैल्यू निकाल दी। इसके बाद क्या, इसके बाद थर्ड हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। भाई एस लिमिटेड में अब कितने शेयर्स हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू सी लिमिटेड। सी लिमिटेड को कितने शेयर मिलेंगे, 4,000 के 4,000, जो उनके जितने थे उतने। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स टू पी लिमिटेड ये कितने होंगे, तो 1,000 शेयर्स तो वो हेल्ड कर रहे थे, साथ ही साथ उनको 3 नए शेयर्स इशू होंगे। सो 3,000 शेयर्स हो जाएंगे अब पी लिमिटेड वालों के पास। सो नंबर ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड कितना हो गया, 7,000 शेयर्स। तो ये हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, गेन, फोर्थ नंबर पे गेन टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कितना गेन हुआ ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उनको एक्चुअल गेन कितना हुआ। तो पहले हम निकालेंगे रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू टू पी लिमिटेड शेयर होल्डर्स, यानी कि एस लिमिटेड के शेयर होल्डर अब बन गए वो जो पी वाले, तो उनकी वैल्यू कितनी हो गई। तो क्या निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है टोटल, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड वाले। पी लिमिटेड वाले कितने हेल्ड कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि ओवरऑल वैल्यू का कितना हिस्सा पी लिमिटेड वालों के पास जाएगा वो निकाल रहे हैं बेसिकली। तो बिजनेस की वैल्यू हमने निकाली थी 153,576, मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
3000 से। भाई पी लिमिटेड वालों के पास तो 3000 शेयर्स हैं और ओवरऑल शेयर्स कितने थे 7000, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 65818.29 रुपीज़ इन लाख। ये रुपीज़ इन लाख है। अब बिफोर मर्जर की वैल्यू कितनी थी? बिफोर मर्जर की वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड कितनी थी? वो थी अर्निंग आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशो। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था? 5800 था, प्राइस अर्निंग रेशो 10 टाइम्स था, तो इट कम्स आउट टू 58,000। सो गेन इन वैल्यू टू पी लिमिटेड शेयर होल्डर्स, यानी कि ओवरऑल अब इनको कितना फ़ायदा हुआ है? ओवरऑल इनको फ़ायदा हुआ है 7818.29 लाख। ये ओवरऑल इतना फ़ायदा हो गया है पी लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर्स को मिला के। लेकिन क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली पर शेयर का बेनिफिट पूछा था, तो पर शेयर का बेनिफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7818.29 डिवाइड बाय 1000 शेयर्स। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर 1000 क्यों लिया, 3000 क्यों नहीं लिया? तो हमसे क्वेश्चन में बेनिफिट टू दी पी लिमिटेड शेयर होल्डर पूछा है। वो बंदा तो पहले 1 शेयर ही हेल्ड कर रहा था, अभी तो उसको 3 शेयर्स मिले हैं, तो इस चीज़ को ऑलरेडी कंसीडर कर लेंगे जब हम ये निकालेंगे 1000 शेयर का, कि हमने 1 शेयर पे ऊपर बेनिफिट निकाला है और 1 शेयर के बदले में जो 3 शेयर्स उसको मिले हैं वो इस वैल्यू में ऑलरेडी कंसीडर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे को 3000 नहीं करना है, 1000 ही करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.82 रुपीज़। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर, यानी कि बेनिफिट पर शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 7.82, and that's how we have solved the question. अब I'll try कि मैं बाकी के क्वेश्चंस भी फटाफट आपको 4-5 दिन में करा दूं। ना मीनवाइल अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अलावा या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे से सॉल्व कराना हो, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।